हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंशिएंट इंडिया में, दैट इज़ राइज ऑफ मगध एम्पायर। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध था जो आगे जाके एक एम्पायर बन पाता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, मगध को एज अ महाजनपद से एम्पायर कैसे बना, इसकी क्या जर्नी रही है, आज हम उसे देखेंगे। कैसे वो पूरी टेरिटरी पे रूल करने लगा, कितनी डायनेस्टीज़ जो है मगध एम्पायर में थी, उनके रूलर्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सभी को वन बाय वन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, इसके पहले कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। इनमें से कौन सी सिटी उत्तर पथ और दक्षिण पथ के जंक्शन पे सिचुएटेड है, ये पूछा था। इसका करेक्ट आंसर है मथुरा, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, अब हमारा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो, इनिशियली 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध। मगध में इतनी टेंडेंसी, इतना पोटेंशियल था कि वो आगे बढ़कर एक एम्पायर बन पाया। एम्पायर कैसे बना होगा, इसने क्या करा कि इसके आसपास जितने दूसरे महाजनपद थे उनके साथ बैटल करी। ठीक है, अगर वो सामने वाले हार गए तो मगध ने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर मर्ज कर लिया। बाकी दूसरे जो वीक किंगडम्स थे उन्होंने खुद ही देख के, जो वीक महाजनपद थे उन्होंने खुद देखा यार इनसे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने खुद ही सबमिट कर दिया। ठीक है, कि यार ये लोग स्ट्रॉन्ग रूलर्स है तो हम लोग आपके अंडर आ जाते हैं, हमें बैटल नहीं करना है, हमें ब्लड शेड नहीं चाहिए फालतू का। तो इस तरीके से क्या हुआ, वीक किंगडम्स ने खुद से सबमिट कर दिया एंड दूसरे जो स्ट्रॉन्ग्स भी थे उनके साथ बैटल होके उनको अपने अंदर मर्ज कर लिया और स्लोली इन कोर्स ऑफ टाइम मगध एक महाजनपद से क्या बन गया, एक एम्पायर बन गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद में से 4 मेन किंगडम्स थे जो सर्वाइव करे थे, वो थे अवंती, वत्स, कौशल और मगध। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा विक्टोरियस जो इमर्ज हुआ वो था मगध। क्लियर, तो अब हम एक बार थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इनिशियली 16 महाजनपद थे। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली, तो अंगुत्तर निकाय से मिली है। अमंग देम मगध फॉर्म्ड वन ऑफ द 16 महाजनपद। इन कोर्स ऑफ टाइम छोटे और वीक किंगडम्स हैं, दे आइदर सबमिटेड टू स्ट्रॉन्ग रूलर्स या वो एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट कैसे हुए, बैटल्स हुएंगे, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके थ्रू वो एलिमिनेट हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग वंस के अंडर सबमिट कर दिया या उनको मर्ज कर लिया गया था। फाइनली इन 6th century BC ओनली 4 मेजर किंगडम्स सर्वाइव्ड, और ये 4 मेन किंगडम्स कौन थे, तो वो थे अवंती, वत्स, कौशल और मगध। आउट ऑफ दीज 4 फाइनली मगध इट एमर्ज मोस्ट पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा विक्टोरियस एमर्ज हुआ। फाइनली मगध एमर्ज विक्टोरियस एंड वॉज एबल टू गेन सोवरेनिटी एंड इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा बन गया, मगध बन गया। मगध मॉडर्न डे बिहार जो है, मॉडर्न लोकेशन अगर हम बात करें तो बिहार में सिचुएटेड था। अब इसके अलावा ना इसके फाउंडर से रिलेटेड थोड़ी सी डिबेट्स चलती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जरासन और बृहद्रथ नाम के 2 पर्सन थे, इन दोनों ने मिलकर मगध की नींव रखी थी। ठीक है, जो फाउंडेशन स्टोन है वो इन दोनों ने रखा था। बट क्योंकि मगध को जो पॉपुलैरिटी है या उसकी ग्रोथ अगर मैं कहूँ ये हरियंक्स के टाइम से होने लगी, इसलिए बिम्बिसार को कुछ लोग फाउंडर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना 2 स्टेट समझो, ये नहीं 3 स्टेट समझो। एक वो है कि जहाँ मगध का ना ग्रोथ होने लगी, ये किसके टाइम पर हुआ था, ये हरियंक डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। एक वो टाइम पीरियड है जहाँ मगध का अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है, ये शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। और थर्ड फेज़ ये है जहाँ पर मगध एकदम जेनिथ, एकदम पीक पर पहुँच चुका था, ये मौर्यंस के टाइम पर हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम कौन है ये, हरियंक्स कौन है, ठीक है, ये शिशुनाग, नंदा, ये मौर्यंस कौन है। सो ये अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में मगध पे रूल करा था। सो व्हाट आई एम सेइंग, ग्रोथ जो था मगध का वो किसके टाइम पर हुआ था, हरियंक डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। जो एक्सपेंशन था, ठीक है, वो शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। और जो पूरा मगध जो है वो एकदम पीक पर जो पहुंच गया था, एकदम जेनिथ पर जो पहुंच गया था, वो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। क्लियर, तो आज हम इन 3 डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। कल का जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली मौर्य डायनेस्टी पर क्या होगा, डेडिकेटेड होगा। तो आज हम कौन कौन सी डायनेस्टीज देखने वाले हैं, हरियंक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। अब यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि हरियंक डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे बिम्बिसार। इसके अलावा और कौन कौन से रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अजातशत्रु,
उदायन और नागदशक। नागदशक जो है लास्ट रूलर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में और कोई रूलर्स नहीं थे, इनके बीच में 2-3 रूलर्स और थे, बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी, इसके फाउंडर शिशुनाग थे, लास्ट रूलर कालाशोक थे। नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंद, लास्ट रूलर धनानंद थे। मौर्य डायनेस्टी, इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। इनको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड जो लास्ट इसके रूलर थे वो थे बृहद्रथ। क्लियर। अब हम हर्यंग डायनेस्टी से शुरुआत कर देते हैं, जिसके टाइम पर मेनली मगध एम्पायर की क्या होना शुरू हो गई थी, ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी है मगध की, जो कि हर्यंग डायनेस्टी है। इसके फाउंडर थे बिंबिसार। इन्होंने कैपिटल जो है राजगृह को बनाई थी, जो कि प्रेजेंट डे पटना में हमको देखने को मिलती है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन मगध was the Haryang dynasty. They founded the Magad Empire in 600 BC, जिसकी कैपिटल थी राजगृह नियर द प्रेजेंट डे पटना। अब हम इनके कुछ रूलर्स हैं, जैसे कि बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदायन और नागदशक, इन सभी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंबिसार से स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध महावीर के। बिंबिसार ने क्या है, अपनी खुद की एक 3 pronged पॉलिसी, जिससे ये यूज़ करते थे एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। देखो इनके टाइम पे ग्रोथ होना शुरू हो गई थी, बट ऐसा नहीं था कि इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, नहीं, इनकी खुद की भी एम्पायर को एक्सपेंड करने की अच्छी पॉलिसीज़ थी। तो इनकी 3 पॉलिसीज़ में सबसे पहले आ जाता था मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, ठीक है। इनके बहुत सारी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस थी। बेसिकली ये क्या करते थे कि आप जो है किसी दूसरे महाजनपद की प्रिंसेस से शादी कर लो तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएंगे, फ्रेंडली रिलेशन हो जाएंगे उनके साथ। दूसरी इनकी पॉलिसी थी कि जो आपके आसपास जितने भी वीक नेबर्स है या वीक महाजनपद हैं उनको कॉन्केस्ट कर लो। और तीसरी इनकी पॉलिसी थी कि जितने भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखो, उनके साथ अच्छे टर्म्स पे रहो। ये 3 उनकी पॉलिसीज थी। पहली मैट्रिमोनियल अलाइंस, दूसरी जितने भी वीक महाजनपद से या वीक नेबर्स हैं उनको कॉन्केस्ट कर लो, और तीसरी जितने स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप बनाने के, एक अच्छे टर्म्स रखने की कोशिश करो। अब इनकी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की बात करें तो आपको इसकी 3 मैट्रिमोनियल अलाइंसेस याद रखनी है। पहली, ही मैरिड टू महाकौशल देवी, जो कि कौशल की प्रिंसेस थी, प्रसेनजित की सिस्टर थी, ये याद रखना है। उसके बाद उन्होंने लिच्छावी की प्रिंसेस छेलना से शादी करी थी, और दूसरी एक खेमा नाम की प्रिंसेस थी जो कि मादर क्लैन को बिलोंग करती थी, इनसे इनकी शादी हुई थी। तो ये 3 मैट्रिमोनियल अलाइंसेस आपको क्या करनी, याद रखनी, महाकौशल देवी, छेलना और खेमा। महाकौशल देवी जो कि प्रसेनजीत की सिस्टर थी, छेलना जो कि लिच्छावी की प्रिंसेस थी, और खेमा जो कि मादर क्लैन की क्या थी, प्रिंसेस थी। क्लियर। इसके बाद दूसरी पॉलिसी क्या थी इनकी, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स, जैसे कि इन्होंने अपना रॉयल फिजिशियन जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास भेजा था, ये चीज़ याद रखना। उज्जैन भेजा गया था बिकॉज जो प्रद्योत राजा थे वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो इसलिए उन्होंने अपने फिजिशियन, उनके रॉयल फिजिशियन जिसका नाम था जीवक, उसको भेजा था वहाँ पर। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स, ही कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अंग जो कि एक महाजनपद था, उसे बिंबिसार के टाइम पीरियड में क्या कर लिया गया था, मगध में मर्ज कर लिया गया था। सो बिंबिसार ने अंग महाजनपद को क्या करा था, कॉन्कर करा था। रीज़न क्या था कि अंग की जो कैपिटल है चंपा, ठीक है, ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, यही रीज़न था कि उन्होंने अंग को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया। इसके बाद इनकी कैपिटल राजगृह और गिरिवराज जो है, ये दोनों कैपिटल आपको याद रखनी है। राजगृह को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने आपको कैसे याद कराया था, मग, ठीक है, और राजगृह से राजा आपको लेना है, और स्टारबक्स की कॉफ़ी याद रखनी है, ठीक है। तो कैपिटल क्या थी बिंबिसार के टाइम पर, यहाँ पर अलग अलग रूलर्स के टाइम पीरियड पे क्या क्या कैपिटल थी आपको उस तरीके से याद रखना है। जैसे कि उदायन ने क्या करा था, राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर हमको अलग अलग रूलर के टाइम पे क्या कैपिटल्स थी उस बेसिस पर भी चीज़ें याद रखनी है, राइट। नाउ इनको ही हैड हिज कैपिटल गिरिवराज या फिर राजगृह, इनकी कैपिटल थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजगृह जो है ये कैसी कैपिटल थी जो 5 हिल्स से सराउंडेड थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी कैपिटल थी जो 5 हिल्स से सराउंडेड थी, तो वो थी राजगृह, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये इम्प्रेग्नेबल हो जाती थी इसकी इस लोकेशन के कारण, राइट। सो इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, द ओपनिंग ऑफ विच वर क्लोज बाय स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड्स, और दिस मेड राजगृह इम्प्रेग्नेबल।
बिंबिसार जो है उनको दो नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं आपको श्रेणीय टर्म यूज़ करता हुआ दिखेगा और कहीं कहीं आपको श्रेणिक वर्ड जो है यूज़ करता हुआ दिखेगा। तो आप दोनों ही याद रखना कि श्रेणीय और श्रेणिक दोनों ही नाम किसको दिए गए थे, बिंबिसार को। तो बिंबिसार वॉज ऑल्सो नोन एज श्रेणीय और श्रेणिक। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, और ये पहले किंग थे जिनकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी। तो इतनी चीज़ें आपको बिंबिसार से याद रखनी। पहली वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर, इनकी 3 पॉलिसीज़ थी एक्सपेंशन की, वो याद रखना। पहली मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, आसपास की अगर वीक नेबर्स है तो उनको कॉन्कर कर लो, और तीसरी जो है बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं उनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखो। बिंबिसार के टाइम पे कैपिटल क्या थी, राजगृह। राजगृह 5 हिल्स से सराउंडेड है, ये भी याद रखना। इसके बाद इनको 2 नाम से जाना जाता है, श्रेणीय और श्रेणिक। क्लियर। और ये पहले किंग थे जिनके टाइम पर एक स्टैंडिंग आर्मी थी। तो बिंबिसार से इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट रूलर के ऊपर, दैट इज़ अजातशत्रु। अब यहाँ पर ना मुझे आप लोगों को 2 स्टोरीज़ बतानी है। स्टोरी ये है कि अजातशत्रु ने अपने ही फादर बिंबिसार को मारा था थ्रोन पर बैठने के लिए। रीज़न क्या है इसका, क्यों मारा था, इससे रिलेटेड मैंने 2 स्टोरीज़ पढ़ी है। पहली स्टोरी ये कहती है कि बिंबिसार बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे, और बुद्धिज़्म को फॉलो करने के चक्कर में उनके आगे कोई भी पर्सन आता था, ठीक है, जो कुछ भी उनसे मांगता था वो उनको दे देते थे। मतलब वो उनका ना एक दयालु फेज शुरू हो गया था कि उनके पास जो भी है सब बांट दो, लोगों में बांट दो, जितनी प्रॉपर्टी है लोगों में बांट दो, उनकी जो भी जनता है उनमें बांट दो, जो भी है सब वो बांटे जा रहे थे। इस चीज़ से परेशान होकर अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को मार दिया, बिकॉज अजातशत्रु को लगा ये सब बांट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा आगे, राइट। इसलिए अजातशत्रु ने क्या करा, उनके फादर बिंबिसार को मार दिया। फर्स्ट स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि अजातशत्रु एक पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने उनके फादर को मारा था, और वो पर्सन थे देवदत्त। देवदत्त कौन है, तो देवदत्त गौतम बुद्ध के कज़न थे। देवदत्त सबसे पक्के दुश्मन माने जाते हैं गौतम बुद्ध के। उन्हें गौतम बुद्ध के तरीके से और गौतम बुद्ध जिस तरीके से फेमस हो रहे थे उस टाइम पीरियड पे, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और वो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब देवदत्त को पता चला कि अजातशत्रु इस तरीके की चीज़ें जो है बिंबिसार के बारे में सोच रहे हैं, तो देवदत्त को लगा कि ये सही मौका है अजातशत्रु को इंस्टिगेट करेगा। तो यहाँ पर अजातशत्रु देवदत्त के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और देवदत्त को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देवदत्त ने काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट करा था अजातशत्रु को बिंबिसार को मारने के लिए, और एक पॉइंट ये भी आ गया था कि देवदत्त ने अजातशत्रु को गौतम बुद्ध को मारने के लिए भी इंस्टिगेट करा था। बट यहाँ पर अजातशत्रु बिंबिसार को, मतलब उनके फादर को मारने में सक्सेसफुल रहे, बट वो गौतम बुद्ध को नहीं मार पाए। बट लेटर क्या हुआ, जब उन्होंने उनके फादर को मार दिया, इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि पहले तो उनको हाउस अरेस्ट करा था, फिर बाद में उनके हाथ पैर काट के उन्होंने नमक से, और नमक उनके ऊपर डाला था, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत कुछ करा था, उनको टॉर्चर करा था बेसिकली। तो जब अजातशत्रु को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने उनकी ही फादर को मार दिया है, तो वो एक गिल्ट ट्रिप पे चले गए थे, ठीक है। उनकी लाइफ में एक गिल्ट फेज आ गया था जहाँ पर वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और पीस की खोज में वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने लगे, और लेटर जिस पीस की उनको ज़रूरत थी वो उनको बुद्धिज़्म में मिला, इसलिए लेटर ही स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज़्म। क्लियर। अब हम अजातशत्रु से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ही वॉज सन ऑफ बिंबिसार इन चेलना, ही किल्ड हिज फादर एंड बिकेम रूलर। 2 स्टोरीज मैं बता दूँ। एक और चीज़ बता देती हूँ कि रियलिटी क्या थी, अजातशत्रु ने क्यों अपने फादर को मारा, ये रियलिटी सिर्फ और सिर्फ अजातशत्रु को पता है और किसी को नहीं, ठीक है। मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्लियर। लेटर ऑन ही स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज़्म। He convened the first Buddhist council at Rajgriha just after the death of Gautam Buddha in 483 BC. Similar to बिम्बिसार, इनके खुद की अपनी कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ये मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करे थे। ये मॉडर्न मशीन के नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये 2 मॉडर्न मशीन्स थी, एक का नाम था महाशिला कंटक और दूसरे का नाम था रथमूसल। महाशिला कंटक बेसिकली एक इंजन था जो कि थ्रोन्स को ऊंचे मतलब ऊंची हाइट पर फेंकता था, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्पून जैसा होता था जिसमें स्टोन को रखा जाता था, और फिर इस स्टोन को काफ़ी ज़्यादा फोर्स से फेंका जाता था, तो ये ऊंची हाइट पे जाता था, ठीक है। उसके अलावा था रथमूसल, विच वॉज अ चैरियट विथ मेस, जो कि हम लोगों ने बाहुबली में देखा है कैसे काम करता है, ठीक है। तो मुझे डिटेल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में।
इसके अलावा हमने देखा था कि बिंबिसार ने अंग जो है उसको उनके टाइम पीरियड में अंग को मगध में मर्ज कर लिया गया था। अजातशत्रु के टाइम पर कौशल और वैशाली को मगध में मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु ही वन वॉर्स अगेंस्ट कौशल एंड वैशाली। अजातशत्रु वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट वैशाली डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी जो मदर थी वो एक लच्छावी प्रिंसेस थी। ठीक है, इसके बाद भी ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट वैशाली एंड अराउंड 16 लॉन्ग ईयर्स उनको लगे वैशाली को एम्पायर में मर्ज करने में या ऐड करने में। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को अजातशत्रु के बारे में याद रखनी है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूलर की तरफ जिनका नाम है उदाइन। उदाइन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई थी मगध की जो कि है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पहली कैपिटल हमने कहाँ पे देखी? बिंबिसार के टाइम पर थी जो कि राजगृह थी। सेकेंड कैपिटल उदाइन के टाइम पर देखिए उन्होंने नई कैपिटल बनाई, दैट इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र कौन से दो रिवर्स की कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है, तो गंगा और सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पर हमको पाटलिपुत्र देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है उदाइन से रिलेटेड। क्लियर? तो ही वॉज सन ऑफ अजातशत्रु, ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन। हर्यंक डायनेस्टी इनके टाइम पर डिटोरिएट होने लगी। आफ्टर हिम जो मगध में हर्यंक डायनेस्टी जो रूल करी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, उदाइन एज ए रूलर काफ़ी ज़्यादा वीक थे। एंड पेरिसाइड, यहाँ पे हर कोई अपने फादर अपने रिलेटिव को मार रहा था थ्रोन पर बैठने के लिए। क्लियर? लास्ट ऑफ द मेजर हर्यंक रूलर्स एंड ही वॉज किल्ड और बिहेस्ट ऑन इंस्टिगेशन ऑफ पालक किंग जो कि अवंती के थे, इनके इंस्टिगेशन पर इनको मार दिया गया था। एंड लेटर ऑन ही वॉज सक्सीडेड बाय 3 किंग्स जिसमें अनिरुद्ध, मंडा और नागदशक आ जाते हैं। सो नागदशक हर्यंक डायनेस्टी के क्या थे? लास्ट रूलर। क्लियर? तो क्या क्या यहाँ पर हमने 3 रूलर्स मेन हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदाइन। ठीक है, एंड लास्ट रूलर याद रख लेना जो कि नागदशक थे, इनसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको याद नहीं रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग नाग डायनेस्टी के ऊपर। सो बेसिकली श्रीलंकन क्रॉनिकल्स ये कहता है कि नागदशक के टाइम पर जो मगध की या जो रूल जिस तरीके से नागदशक रूल कर रहे थे वो चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और इसलिए मगध के लोगों ने नागदशक के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। एंड नागदशक के जो मिनिस्टर थे, जो अमात्य थे जिनका नाम था शिशुनाग, उनको थ्रोन पे बिठा दिया गया था। क्लियर? तो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स ये कहता है कि द मगध रिवोल्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ नागदशक एंड वहाँ के जो सिटीजन्स थे, जो जनता थी, उन्होंने उनके अमात्य, उनके जो मिनिस्टर थे जिनका नाम शिशुनाग था, उनको किंग की थ्रोन पर बैठा दिया। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी देखें तो 413 BC से लेके 345 BC तक जो है इनका टाइम पीरियड है। इसमें सिर्फ 2 रूलर्स के बारे में हमको देखना है, एक है शिशुनाग और दूसरे है कालशुक। ठीक है, शिशुनाग की बात करूँ तो ही वॉज मिनिस्टर ऑफ नागदशक एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? जब वो नागदशक के टाइम पर जब वो मिनिस्टर थे तो वो काशी के क्या थे? वाइसरॉय थे। बाद में ये मगध के रूलर बन जाते, किंग बन जाते हैं। इन्होंने नागा डायनेस्टी भी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने प्रद्योत डायनेस्टी, ही डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती एंड एंडेड द 100 years ओल्ड राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। इन्होंने कैपिटल को वैशाली शिफ्ट करा था, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमने क्या देखा था? राजगृह, जो किसके टाइम पर था? बिंबिसार के टाइम पर था। इसके बाद कैपिटल को शिफ्ट करा था उदाइन ने, पाटलिपुत्र। किसे शिफ्ट करा था? उदाइन ने। इसके बाद थर्ड शिफ्ट जो है हमको शिशुनाग के टाइम पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है वैशाली। इसके बाद वैशाली से फिर से कैपिटल को पाटलिपुत्र कालशुक ने शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले बिंबिसार के टाइम पर राजगृह थी, राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट करी थी उदायन ने, पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट करी थी शिशुनाग ने, वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र जो है कालशुक ने कर दी थी। ठीक है, तो शिशुनाग से मेन आपको यही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद कालशुक की बात करें तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालशुक के टाइम पर हुई थी और कहाँ पर की गई थी? तो वैशाली में ही की गई थी। इन्होंने कैपिटल को वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट करा था। कालशुक को महापद्मानंद ने मारकर नंदा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। दैट्स इट, इतना ही आपको शिशुनाग और कालशुक से याद रखना है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा नागा डायनेस्टी, और नागा डायनेस्टी के बाद आ जाता है हमारी नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इससे क्योंकि ये पूरे हमारी हिस्ट्री में पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जिसकी नींव जो है महापद्मानंद ने रखी थी। क्लियर। तो नंदा डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इट लास्टेड फ्रॉम 345 BC टू 321 BC तक। जो पहले रूलर थे वो थे महापद्मानंद, जिन्होंने काल अशोक को थ्रोन पर से हटाकर काल अशोक को मारकर थ्रोन क्या करा था, एक्वायर करा था। क्लियर। अब महापद्मानंद से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं उससे हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहली चीज़, इन्हें फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर कहा जाता है इंडिया का। देखो, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, तो वो है महापद्मानंद। क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, महापद्मानंद वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने काल अशोक को मारकर ये थ्रोन पर बैठे थे राजा बनने के लिए। इनके ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनके ही बेटे थे, मतलब वो शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर के रिलेशंस थे एक शूद्र वुमेन से, उन दोनों का जो है बेटे थे महापद्मानंद। एंड कुछ जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक टेक्स्ट में ये कहा गया कि एक बाबर और एक कर्टिसन के बेटे थे। ठीक है। तो इनके ओरिजिन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो एज पर पुराण में कहा गया है कि ही वॉज सन ऑफ द लास्ट शिशुनाग किंग फ्रॉम अ शूद्र वुमेन। एज पर सम जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक टेक्स्ट, जैसे कि ग्रीक राइटर कर्टिस के अकॉर्डिंग ही वॉज सन ऑफ बाबर एंड अ कर्टिसन। क्लियर। इनका जो रीन था, महापद्मानंद का जो रीन था, ये 28 ईयर्स लास्ट करा है। इनको अलग अलग टाइटल्स दिए गए, जैसे कि इनको सर्वक्षत्रांक कहा गया, मतलब जिसने सभी क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनको एक राट कहा गया, मतलब हु इज़ द सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस, तो इनको एक राट कहा गया। इनको उग्रसेन कहा गया, जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, उसके लिए उग्रसेन वर्ड यूज़ किया गया है। तो उग्रसेन भी महापद्मानंद को कहा गया। तो तीनों ही टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्वक्षत्रांक, एकराट और उग्रसेन। ठीक है। आगे बढ़ते, इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्कर करा था। इन्होंने कलिंग को भी मगध में ऐड कर दिया था। इन्हें उग्रसेन कहा गया है पाली टेक्स्ट में, बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, अभी बता चुकी हूँ। नंदास वर फैब्युलसली रिच एंड एनॉर्मसली पावरफुल। इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। इनके पास अराउंड 2 लाख इन्फेंट्री थी, 60,000 कैवलरी थी एंड 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। ठीक है। किसके टाइम की बात कर रही हूँ मैं, महापद्मानंद की। एंड सच अ ह्यूज आर्मी कुड बी मेंटेन ओनली थ्रू एन इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम। धनानंद की बात करें, अब आ जाते हैं धनानंद के ऊपर। इतनी चीज़ें आप लोगों को महापद्मानंद से याद रखनी है। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि इतनी बड़ी आर्मी को आप सिर्फ एक प्रॉपर इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम की मदद से ही क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वरना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग धनानंद के ऊपर। धनानंद लास्ट नंदा रूलर थे। इन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेड करा था इन 326 BC, बट हिज ह्यूज आर्मी डिटर्ड अलेक्जेंडर फ्रॉम एडवांसिंग टुवर्ड्स किंगशेटिक वैली। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अलेक्जेंडर ने किसके टाइम पर इन्वेड करा था इंडिया में, तो वो है धनानंद। धनानंद को 2 नाम से जाना जाता है ग्रीक टेक्स्ट में। एक तो इनको एग्रिमीज कहा जाता है और जेंड्रोमीज, इन दोनों ही नाम से इनको ग्रीक टेक्स्ट में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द 8 और 9 सन्स ऑफ महापद्मानंद। तो बेसिकली महापद्मानंद के 8-9 बेटे थे, उसमें से एक धनानंद थे। क्लियर। ही इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंशन ऑफ नंदोपक्रमणी। ठीक है। नंदोपक्रमणी बेसिकली एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था। तो इसका इन्वेंशन किसने करा था, नंदोपक्रमणी। इसका इन्वेंशन करा था धनानंद ने। धनानंद अपने लेटर टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए। अनपॉपुलर वो इसलिए हुए थे बिकॉज उनकी काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव वेज थे ऑफ एक्सटॉर्टिंग टैक्स को लेने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव वेज थे। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा वो अनपॉपुलर हो गए। इसके अलावा उनका जो शूद्र ओरिजिन था और उनकी एंटी क्षत्रिय पॉलिसी के कारण उनके दुश्मन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। फाइनली धनानंद वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विथ चाणक्य। इसकी क्या स्टोरी है ना चाणक्य की और धनानंद की, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है। सो फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विथ चाणक्य हु टुक एडवांटेज ऑफ पब्लिक रिसेंटमेंट, और उन्होंने मौर्यन एम्पायर जो है उसको मगध में इस्टेब्लिश करा। तो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, दैट इज हर्यंग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी।
और उनके सभी इंपॉर्टेंट रूलर जिससे रिलेटेड हमने चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर ये समझ जाओ कि रीजंस क्या थे मगध के राइज होने के पीछे, ठीक है। पहली चीज़ इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, चाहे मैं राजगीर की बात करूँ या पाटलिपुत्र की बात करूँ, दोनों की ही जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि राजगीर की हमने देखा था कि 5 हिल्स से सराउंडेड था, ठीक है। पाटलिपुत्र की बात करी तो 2 रिवर्स जो कि गंगा और सोन है उसके कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है, तो इनकी लोकेशन जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी और इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई इनकी कैपिटल्स के कारण। यहाँ पर हमको नेचुरल रिसोर्सेज के अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, स्पेशली आयरन का अबंडेंस देखने को मिल रहा है, जिस कारण से ये जो वेपन्स बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते थे। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था बिकॉज ये लोग सभी गिंजेटिक प्लेन में सिचुएटेड थे जहाँ की लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। तो ड्यू टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकॉज रीजन वॉज सिचुएटेड एट फर्टाइल गिंजेटिक प्लेन, हमको मगध का राइज देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। राइज ऑफ टाउन एंड यूज़ ऑफ मेटालिक मनी दैट ऑल्सो बूस्टेड, तब हमने यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो यहाँ पर मनी जो है और भी ज़्यादा बूस्ट हो रहे थे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बूस्ट के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और भी ज़्यादा प्लस में चल रहा था। फिर अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगध सोसाइटी, ये भी एक रीज़न था द राइज ऑफ मगध। Magad was one of the 16 महाजनपद in ancient India and it roughly corresponds to the modern districts of Bihar and West Bengal। ये मॉडर्न लोकेशन बता रखी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इन 3 डायनेस्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या था। मैंने दोनों ही नाम आपको बताए थे तो याद रखना। Who was the last ruler of शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय, अभी हमने देखा कि जब अलेक्जेंडर ने 326 BC में इन्वेड करा था तब मगध पे कौन रूल कर रहा था वो बताना है। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड द थ्रोन, तो थ्रोन पर बैठने के लिए कौन से रूलर ने अपने ही फादर को मारा था, और कौन से रूलर को जेंड्रमीज के नाम से जाना चाहता है ग्रीक टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। एंड यहीं पर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौर्यंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।